नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के चयनित उप जिलाधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। तो आज यूपी सरकार बना सकती है वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड। 20 लाख लोगों के टीकाकरण का रखा गया लक्ष्य। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बहराइच में दलित प्रधान की हत्या का मामला गरमाया। मायावती ने ट्वीट कर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। तो वहीं मृतक प्रधान के परिजनों ने दिया कलेक्ट्रेट पर धरना। मुरादाबाद में दबंगों ने की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पिटाई। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद एक बदमाश भागा, दूसरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या कैंट पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी सफलता। खुद को लेफ्टिनेंट बताकर लोगों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सौरभ सिंह से सेना की वर्दी, मेडल और अन्य सामान किए बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में चयनित उप जिलाधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा से ओतप्रोत अधिकारी मिले हैं जिनकी योग्यता व प्रतिभा का उपयोग हम आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पीसीएस अधिकारी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के मेरुदंड हैं। बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त भी होना ही चाहिए। जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके तहत यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन का
नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। दरअसल आज यूपी में 20 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 20,000 सेशंस चलाए जा रहे हैं। बता दें कि यूपी में अब तक 4,87,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि यूपी सरकार रोज 12 लाख लोगों को वैक्सीन आसानी से लगा सकती है, लेकिन आज 20 लाख वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के मंदिर को भव्यतम रूप देने की मांग तेज होने लगी है। बाबरी विध्वंस के मामले में मुख्य आरोपी और शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रमुख संतोष दुबे ने राम मंदिर के गर्भगृह को सोने से बनाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को संगठन की ओर से पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। ऐसे में पूरे देश की मंशा के अनुरूप भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। बता दें कि संतोष दुबे बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई के विशेष आरोपी रहे हैं। यह सोने का दिव्य रामलला का मंदिर होना चाहिए, दिव्य सिंहासन होना चाहिए और ये अंदर से यूं कहें तो पूरी स्वर्णमयी होनी चाहिए। उनकी वो आंतरिक परिसर, उनका वो जगमोहन वो पूर्णतः स्वर्णमयी हो। इस अपेक्षा के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पत्र भेजा गया है और इसके लिए उनको एक अलग कमेटी बनाना चाहिए, अन्यथा जैसे भूमि घोटाला, धन घोटाला हुआ, इसमें भी घोटाला होने लग जाएगा। इसलिए एक अलग से टीम बना करके इसी ट्रस्ट के किसी दो एक ईमानदार अच्छे लोगों को, सदचरित्र लोगों को इस कार्य में लगाया जाना चाहिए। ये 10 लाख लोगों का बलिदान इस पुनीत मंदिर से जुड़ा है, पवित्र मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो वहीं बहराइच में दलित प्रधान की हत्या के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि मृतक प्रधान का परिवार कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा है, लेकिन यूपी सरकार खामोश है। मृतक ने सामान्य सीट पर जीत दर्ज की थी। मऊ जनपद के गृहस्थ प्लाजा में राजभर समाज की हुई समीक्षा बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें मुख्य अतिथि रामचल राजभर रहे। बैठक में महाराजा जय सुहेल देव के ऊपर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि अब हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिखाने का समय आ गया है। हम उसी पार्टी में जाएंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के आते ही हिंदू देवी देवताओं की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उत्पीड़न के कई कारनामे सामने रखे। तो वहीं बिकरू कांड का हवाला देते हुए ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात कही। उन्होंने सैकड़ों बार ब्राह्मणों का नाम लेकर ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश की। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सबसे खास बात यह रही कि मंच पर हिंदू देवी देवताओं के स्वरूप में बजरंगबली, माता दुर्गा व परशुराम जी ने एंट्री भी कर ली है। आपने देखा कि किस तरीके से आज समाज पूरा उठ खड़ा हुआ, सब यहाँ उत्साहित होकर के और यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हुए थे। तो ये दिखावा है कि असलियत है, तो आप बता ही देंगे उनको। 2022 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सर्वजन के लोग, हमारी जो पार्टी के जितने भी हैं, सब एक साथ लगे हुए हैं और ये निश्चित है कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और जितनी संख्या में हमारे आए थे एमएलए 2007 में, उससे बहुत ज्यादा आगे आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। गठबंधन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कोविड टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक निरीक्षण करने के लिए मौलवीगंज, गोसाईगंज पहुंचे। यहां साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा उन्होंने लिया। वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से बात भी उन्होंने की।
तो वहीं यूपी के महाराजगंज में बनकटा चौराहे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां फरिंदा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज वहां जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक में शराब के नशे में धुत कार सवार युवक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को कार से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। अयोध्या के कैंट थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। अयोध्या में खुद को लेफ्टिनेंट बताकर लोगों से धन उगाही करने वाले एक शख्स को पुलिस की टीम ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी कैप्टन के पास सेना की वर्दी समेत कई सामग्री बरामद हुई। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी पलाश बंसल ने बताया कि कई दिनों से आरोपी के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आरोपी सौरभ सिंह उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। हापुड़ की धौलाना पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी। बदमाश कमर अब्बास को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या की वारदात में भी कमर अब्बास शामिल था। खबर अब लखनऊ से, जहां बंथरा थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनीचक। अमावा गांव के पास नाले में शव पड़ा मिला। नाले में बाइक के पास शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। शव की शिनाख्त और मामले की पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल रोहाना चौकी पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद की है। ये कोतवाली की जो रोहाना चौकी है, वहाँ पे जो हमारी रूटीन चेकिंग होती है, उसमें पुलिस रूटीन चेकिंग यहाँ करा रही थी, तो तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे उनको रोकने का संदिग्ध थे, चूँकि जैसे पुलिस ने रोका तो वो इस रोड पे जो लिंक रोड है, लिंक रोड पे फायर करते हुए पुलिस के ऊपर भागे। इसी में जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, फायरिंग की, उसमें एक बदमाश, उसकी टांग में गोली लगी है, जिसका नाम सलमान है, किदवई नगर का रहने वाला है। इस पर तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे हैं और अन्य राज्यों से भी उसके ऊपर मुकदमे हैं, लूट के, चोरी के, 307 जैसे जघन्य अपराध। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां करणपुर चौक पर घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति से तमंचे की नोक पर लूटपाट की। इस दौरान बदमाश 50,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार रतनपुरा गांव निवासी अरशद अली पुराने आभूषण गिरवी रखकर पैसों के साथ लौट रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दबंगों ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी। ट्रेनी इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। तो वहीं मारपीट की पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पिटाई का फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, पकड़ा गया। एक आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर का बेटा है, तो वहीं दूसरा आरोपी जनपद संभल के असमोली का नेता बताया जा रहा है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अकबर के किले के पास एक लड़का अपनी स्कूटी से जा रहा था। वहाँ पे अन्य लड़कों की एक बुलेट बाइक थी जिससे इसकी टक्कर हो गई। इसके बाद उन लड़कों ने इसके साथ मारपीट करी। इसकी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो वादी है वो 2020 बैच में अंडर ट्रेनिंग एसआई है। इसमें अभी इनके बैच की जो ट्रेनिंग है वो स्थगित है हाईकोर्ट की एक रिट पिटीशन के बाद। लगभग ये 1 साल से अपने घर पे ही रह रहा है और इसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक। खबर यूपी के महराजगंज से, जहां भारत नेपाल सीमा कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लगभग 1.5 साल से सील है। यहां मालवाहक ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित है। ऐसे में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिस पर नौतनवा प्रशासन भी खामोश बैठा है। दरअसल रजिया घाट के पास सरहदी क्षेत्रों में एक्टिव तस्करों की ओर से भारी मात्रा में स्कैप नेपाल के पगडंडियों के रास्ते भारतीय सिनेमा में लाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे है। खबर अब यूपी के जालौन से, जहां कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। इसी के साथ अस्पतालों में तैयारियों को लेकर सरकार ने टीम का गठन किया, जिसे लेकर झांसी के ज्वाइंट कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को परखा और जल्द कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। एक प्लांट तो सक्रिय हो गया है फर्स्ट इनका, दूसरे वो अभी कुछ उस पर मैनीफोल्ड की कमी है जिसको ठीक कराने के लिए उनको चाहिए, जल्दी बोला गया है, फिर इनको रोक करके तत्काल करा लें। हम बिल्कुल सारी तैयारियां इनकी थी, कुछ कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो जिसको बाद में फिर ठीक किया है इन्होंने। तो कहा गया है कि इनको ट्रेनिंग दे करके अच्छे से ट्रेंड कर ले ताकि आगे दिक्कत ना हो जब बच्चे भर्ती हों। खबर यूपी के कन्नौज से, जहां सौसरी गांव में एक ग्रामीण का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव को फांसी के फंदे पर लटकता देख परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं घटना की सूचना पाकर तिरवा पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान मृतक के पुत्र सुनील ने गांव के ही 3 लोगों पर उसके पिता को फांसी के फंदे पर लटका देने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शामली में घर के बाहर से गुजर रहे केबल में कट लगाकर बिजली चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विद्युत तार से चिंगारी भी निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिजली चोरी करने वालों को ना तो जान की फिक्र है और ना ही विद्युत विभाग का डर है। ये वीडियो शामली के थाना भवन क्षेत्र के मोहल्ला खेल का बताया जा रहा है। फिलहाल विद्युत विभाग मामले पर चुप्पी साधे है। महराजगंज जनपद के कुलहुई थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसके बाद किशोरी और उसके परिजनों ने कुलहुई थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि इस मामले में अभी कुलहुई पुलिस ने कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।